गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मनोहर वाणी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड के अंतर्गत 5वां पाठ पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। और इसकी लेखिका है चपला देवी। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इस शीर्षक में जो दो नाम आए हैं वे दोनों कौन कौन हैं। पहला नाम है नाना साहब। तो नाना साहब, जिनका पूरा नाम है धुंधु पंत नाना साहब, और ये 1857 की क्रांति के अग्रणी नेता हैं। और मैना उनकी पुत्री का नाम है। मैना यहाँ चिड़िया नहीं है, बल्कि 1857 की क्रांति के जो अग्रणी नेता धुंधु पंत नाना साहब हैं, उनकी पुत्री का नाम है। तो आप जानते हैं कि 1857 में सबसे पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी गई थी। उसमें विद्रोह करने वाले अग्रणी नेता, यानी सबसे आगे के नेता नाना धुंधु पंत साहब थे। उस समय कानपुर उनकी गतिविधियों का केंद्र था, यानी कानपुर में रह करके क्रांति की गतिविधियां अपना रहे थे। जब वह संग्राम में असफल हो गए तो नाना साहब कानपुर को छोड़कर भाग गए। भागने की जल्दी में वे अपनी पुत्री को बिठूर से ले जाना भी भूल गए। उस समय उनकी पुत्री बिठूर के राजमहल में रहती थी। वहां से उसे ले जाने के लिए ये भूल गए। उनकी पुत्री देवी मैना बिठूर के राजमहल में रहती थी, जिसे अंग्रेजों ने पकड़कर जला दिया, भस्म कर दिया। जब स्वतंत्रता संग्राम शांत हो गया तो अंग्रेजों ने नाना साहब की कन्या मैना को पकड़ लिया। उन्होंने उस बेचारी निरपराध कन्या को बड़ी क्रूरता के साथ जलती आग में जला डाला। उसके जलने का दृश्य पत्थर दिल इंसान को भी पिघला देता है। तो यह ऐतिहासिक घटना पर आधारित पाठ है। तो आइए हम देखते हैं कि प्रस्तुत कहानी में लेखिका क्या कहती है। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। मैंने पहले बताया कि नाना धुंधु पंत साहब की क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र कानपुर था। वे कानपुर में रहकर अंग्रेजों के विरोध में लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जब वे असफल हो गए तो वे वहां से भाग निकले और उनकी पुत्री जो बिठूर के राजमहल में रहती थी वहीं छूट गई। वे उसे वहां से भगा न सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी,
पर विद्रोह दमन करने के बाद, यानी विद्रोह को जब दबा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो बड़ी ही क्रूरता से उस निरी मतलब बेचारी, कमजोर और निरपराध जिसका कोई अपराध ना हो, जिसकी कोई गलती ना हो, उस देवी को अग्नि में भस्म कर दिया गया, यानी अग्नि में जला दिया गया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। उसके साथ जिस तरह का क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया, बर्बरतापूर्ण जिस तरह से उसकी हत्या की गई, उसे सुनकर, उसे जानकर पत्थर दिल वाला व्यक्ति भी पिघल जाता है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। पहले अंग्रेजों ने कानपुर में जबरदस्त हंगामा किया, भीषण कांड किया, अनेक लोगों की हत्याएं कर डाली। उसके बाद वे लोग बिठूर पहुंचे, जो नाना साहब का राजमहल था। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। उस महल में बहुत कम ही संपत्ति अंग्रेजों को हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। जब बहुत कुछ उस महल में प्राप्त नहीं हुआ, तो गुस्साए अंग्रेजों ने उस महल को ही भस्म कर देने का निश्चय कर डाला। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई, महल को ढाने के लिए, महल को गिराने के लिए सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। वह सुंदर बालिका कोई और नहीं बल्कि नाना साहब की बेटी मैना थी। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहां कहीं दिखाई न दी थी। जिस समय अंग्रेज सैनिक महल को लूट रहे थे, उस समय वह बालिका मैना कहीं दिखाई नहीं पड़ी थी, वह भूमिगत हो गई थी। जब महल को गिराने के लिए तोप लगाई गई, तब वे बाहर आई। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्प वयस देखकर, अल्प वयस यानी कम उम्र, जिसकी उम्र कम हो उसे अल्प वयस कहते हैं, वह बहुत ही उदास मुद्रा में थी। बहुत दुखी भाव से वह बरामदे में आकर बैठ गई और अंग्रेजों से विनती करने लगी कि कृपया आप इस महल को नष्ट न करें, बर्बाद न करें। उस अल्पवयस बालिका को देखकर अंग्रेज सैनिकों को भी दया आई। सेनापति ने उससे पूछा, क्या चाहती है? सेनापति ने बालिका मैना से पूछा कि तुम क्या चाहती हो? तो बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया। वह अंग्रेजी भाषा भी अच्छी तरह से जानती थी, तो अंग्रेजों के सवाल का जवाब उसने अंग्रेजी भाषा में दी, जिसका हिंदी रूपांतरण है कि क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे? इस बात को वह अंग्रेजी में बोली थी। लेखिका ने उसके सवाल को हिंदी में रूपांतरित करके लिखी है। तो बालिका मैना ने कहा कि क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे? सेनापति कहता है, क्यों? तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? तुम इस महल की रक्षा करना क्यों चाहती है? तो बालिका कहती है,
आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। तो उल्टे सेनापति से ही सवाल कर बैठती है कि आप बताइए कि आपका क्या उद्देश्य है मकान को ढाने में, गिराने में। तो सेनापति कहता है यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था। वास स्थान यानी रहने का स्थान, निवास स्थान था। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी, क्योंकि यह मकान विद्रोही नेता धुंधुपंत साहब का है और सरकार का आदेश है कि उनके निवास स्थान को विध्वंस कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। इसलिए इस मकान को ढाना, इस मकान को गिराना हम लोगों के लिए आवश्यक है। तो बालिका कहती है आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है। बालिका जवाब देती है कि आपके साथ जिन्होंने लड़ाई की है दोषी वे हैं। यह तो मकान जड़ पदार्थ है, निर्जीव है, इस मकान का क्या दोष है। इस मकान ने आप लोगों को कुछ नहीं बिगाड़ा है, फिर आप इसे बर्बाद करने पर आप क्यों तुले हुए हैं। आपको लड़ना है तो उस व्यक्ति से लड़िए जिन्होंने आपके विरोध में शस्त्र उठाए हैं, हथियार चलाए हैं। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। बालिका कहती है कि यह मकान मेरे लिए बहुत प्रिय है, क्योंकि यह मेरी जन्मभूमि है, इस जगह मेरा जन्म हुआ है, मैं इस महल में पली हूँ, बढ़ी हूँ, इसलिए इस मकान से मुझे बहुत ही लगाव है, प्रेम है। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि कृपया आप इस मकान को विध्वंस न करें। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। सेनापति कहता है कि मेरा यह कर्तव्य है, मुझे ये ड्यूटी मिली है, मैं अपने कर्तव्यों में बंधा हूँ, इसलिए मुझे यह काम करना ही होगा। चूंकि सरकार का सख्त आदेश है, इसलिए मुझे अपनी ड्यूटी निभानी होगी, अपना कर्तव्य पूरा करना होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं। बालिका सेनापति को भी जानती थी, सेनापति का नाम जनरल हे है। तो वह कहती है कि मैं जानती हूँ आपका नाम, मुझे पता है कि आप जनरल हे हैं। आपकी प्यारी कन्या मेरी में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। सेनापति हे की बेटी का नाम मेरी है। तो मेरी और मैना दोनों सहचरी थी, दोनों सहेली थी, जो सेनापति को भी पता है। सेनापति जो जनरल हैं वह भी बराबर मैना के पास आया करते थे। तो वह अपना परिचय देते हुए कहती है कि आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि मैं और आपकी बेटी जो मेरी है दोनों सहेली हैं। कई वर्ष पूर्व मेरी मेरे पास बराबर आती थी, यानी आपकी बेटी जो मेरी थी वह मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उसमें आप भी मेरे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। मेरी की मृत्यु हो चुकी है, उसकी मृत्यु से मैना को बहुत दुख हुआ है। और पहले दोनों में जो चिट्ठी का आदान प्रदान होता था, तो वह चिट्ठी सेनापति हे को दिखाती है और कहती है कि देखिए मेरे पास आपकी बेटी की चिट्ठी अभी भी है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। सेनापति आश्चर्यचकित हो गए। वह दुविधा में पड़ गए कि अब मैं क्या करूं। एक तरफ कर्तव्य से बंधा हुआ हूं, दूसरी ओर मेरी बेटी की सहचरी है, सहेली है,
इसकी रक्षा करना भी मेरा कर्तव्य है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। यानी मैना ने जब अपना परिचय दी तो सेनापति हे को भी याद आया और वे समझ गए कि यह तो मेरी बेटी की सहेली है, इसलिए इसकी रक्षा करना भी मेरा कर्तव्य है। सेनापति हे कुछ क्षण ठहरकर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री, मेरी की सहचरी हो। सहचरी माने सहेली हो। मेरी बेटी जो मेरी थी उसकी तुम सहचरी हो, सहेली हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूं उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, क्योंकि मैं सरकार का नौकर हूं। सरकार की आज्ञा का पालन करना मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, मैं उसे टाल नहीं सकता। तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूंगा। सेनापति किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, क्या करें क्या न करें की स्थिति में फंस गए। फिर भी इन्होंने वचन दिया कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहां आ पहुंचे। दोनों में बात हो ही रही थी कि उसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहां आ पहुंचा और उन्होंने बिगड़कर सेनापति हे से कहा, गुस्से में आकर बोला, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? तुम लोगों को आदेश दिया गया है जितनी जल्दी हो सके नाना साहब के महल को भस्म कर दिया जाए। तुम लोग कर क्या रहे हो? अभी तक महल को क्यों नहीं गिराया गया? सेनापति हे ने विनय पूर्वक कहा, रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया कि मैं इसी फिक्र में हूं, मैं इसी चिंता में हूं कि कैसे गिराया जाए नाना साहब के राजमहल को, किंतु आपसे एक निवेदन है, एक प्रार्थना, एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? आउटरम कहता है, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है, इसलिए इसके बारे में बिल्कुल मत सोचो। किसी भी सूरत में नाना साहब का राजमहल नहीं बच सकता है, क्योंकि सरकार का सख्त आदेश है कि जितनी जल्दी हो नाना साहब के वंश को खत्म कर दिया जाए, उसके राजमहल को भस्म कर दिया जाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस कहानी का शेष अंश मैं दूसरे वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। शुभम भवतु। अद्य दीक्षांत।